जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है भेदभाव। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। दोपहर का खाना खाने के बाद जब सीमा अपने कमरे में जाने लगी तो उसकी जेठानी रेखा उसे ताना मारते हुए कहने लगी, अरे छोटी कहाँ चल दी, थोड़ी देर मेरे पास भी बैठो। तब सीमा कहने लगी, हाँ दीदी बोलिए ना, वह गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही थी ना, तो मैंने सोचा कि कमरे में जाकर एसी चलाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। उसकी जेठानी उसे ताना मारते हुए बोली, हाँ भाई जाओ, तुम एसी में आराम कर लो। वैसे भी तुमने मायके में कभी एसी कहाँ देखा होगा, तुम्हारे घर वालों की तो औकात ही नहीं है एसी लगवाने की। इस बात से सीमा हक्की बक्की सी जेठानी का चेहरा देखने लगी तो रेखा तमकते हुए वहां से चली गई। पहले दिन से ही सीमा देख रही थी कि रेखा हर बात में उसके मायके वालों की आर्थिक स्थिति को लेकर उसे ताने मारते रहती थी। रेखा बहुत अमीर परिवार से थी और वह चाहती थी कि उसके देवर परवीन की शादी उसकी चचेरी बहन से हो जाए। लेकिन जब पंडित जी सीमा का रिश्ता लेकर आए तो घर वालों को सीमा पसंद आ गई थी। रेखा ने तो बहुत कोशिश की कि उसकी चचेरी बहन ही इस घर की बहू बने, लेकिन घर वालों ने सीमा को ही घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया था। अब शादी तो बहुत धूमधाम से हुई और सभी लोग इस विवाह में बहुत खुश भी थे। लेकिन रेखा अपनी देवरानी से चिढ़ी हुई थी। उसे लगता था कि उसकी बहन घर में आएगी तो वह बहुत प्यार से मिलजुल कर उसके साथ रहेगी और दोनों बहनें हमेशा एक साथ रह लेंगी। लेकिन बीच में सीमा आ गई थी तो रेखा के सारे सपने टूट गए थे और उसे अब जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो देवरानी के साथ बड़ा रूखा व्यवहार कर रही थी। वो उसे तरह तरह के ताने मारती रहती थी। घर के कामों में तो कमियां निकालना आम बात थी, लेकिन वह जानबूझकर उसे रुलाने के लिए उसके मायके वालों का मजाक उड़ाकर उसे तरह तरह की बातें सुनाती रहती थी। सासू माँ आलोचना जी भी सब कुछ देख रही थी। उन्होंने एक दो बार दबी जुबान में बड़ी बहू को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन रेखा बहुत चालाक थी और वह अपनी सास के पीठ पीछे छोटी बहू को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। सीमा भी धीरे धीरे समझ रही थी कि उसकी जेठानी का व्यवहार कैसा है, तो वह भी अब उससे कटी कटी सी रहती थी और अपना काम निपटाने के बाद अपने कमरे में ही चली जाती थी। आलोचना जी देख रही थी कि ऐसे तो दोनों बहुओं में फूट पड़ जाएगी और आगे चलकर यह परिवार की भलाई के लिए सही नहीं होगा। इसलिए वह चाहती थी कि दोनों बहुएं मिलजुल कर रहे, मगर ऐसा हो पाना संभव नहीं था क्योंकि सीमा तो शुरुआत में साफ दिल लेकर आई थी, लेकिन उसकी जेठानी की हरकतों और बातों की वजह से वह अपनी जेठानी से दूर होती चली जा रही थी। देखते ही देखते सीमा की शादी को 2 महीने हो चुके थे। उसके खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक और घूमने फिरने तक की हजार बातों में उसकी जेठानी उसे यह जता देती थी कि तुम्हारा मायका तो गरीब है, तुमने तो ऐसी लाइफस्टाइल कभी देखी ही नहीं होगी। सीमा उसे एकांत में बात करने से भी बचती रहती थी। एक रात सबने खाना खा लिया था, सीमा रसोई समेट रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन रिसीव किया तो उधर से उसके पिताजी बोले, बेटा मैं एक जरूरी काम से तेरे शहर आया हुआ था, तो थोड़ी देर के लिए तुझसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ। यह सुनकर वह खुश हो गई और कहने लगी, बाबूजी आप ही आ रहे हैं तो खाना घर पर ही खा लीजिएगा, बाहर से खाना खाकर मत आइएगा। वह इनकार करने लगे, लेकिन सीमा ने बहुत जोर दिया कि वह खाना घर पर ही आकर खाए। वह चाहती थी कि उसके बाबूजी उसके ससुराल आए तो वह भी देखे कि बेटी कितनी हंसी खुशी रह रही है, और ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है कि पिता घर आ रहे हो तो बाहर खाना खाकर आए। इसलिए उसने अपने बाबूजी को घर पर खाना खाने के लिए मना लिया था। जब उसकी जेठानी को यह बात पता चली तो वह नाक मुंह बनाते हुए कहने लगी, अरे छोटी हमने खाना खा लिया है और अब तुम्हारे बाबूजी के लिए दोबारा से मैं कोई 56 भोग तो बनाने वाली हूँ नहीं। एक काम करती हूँ,
मैं उनके लिए खिचड़ी चढ़ा देती हूँ। तब सीमा कहने लगी, दीदी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने पापा के लिए खाना मैं बना लूंगी। तो रेखा कहने लगी, अरे अब इतनी रात गए, कोई अचानक से घर आएगा तो उसके लिए पूरा खाना थोड़ी ना बनेगा। वैसे भी कोई भी मेहमान आता है तो उनके आवभगत की जिम्मेदारी घर की बड़ी बहू की होती है। तो मुझे अच्छे से पता है कि इतनी रात को मुझे क्या बनाकर उन्हें खिलाना है। वह कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुम देख लेना। वैसे भी बेटी के मायके वालों को उसके ससुराल में थोड़ा दबकर ही रहना पड़ता है। वह यहाँ आकर अपने नखरे नहीं दिखा सकते। यह बात सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगा था। वह कुछ बोलती इससे पहले ही सास आलोचना जी भी रसोई में आ गई और कहने लगी, बहू मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। दोनों बहुएं उनका चेहरा देखने लगी तो उन्होंने कहा कि अभी अभी मेरे पास छोटी बहू के पिताजी का फोन आया था, वो थोड़ी देर में घर आने वाले हैं। तुम लोग जरा उनके खाने पीने की व्यवस्था देख लेना। और तब रेखा बीच में ही कहने लगी, मम्मी जी व्यवस्था क्या देखनी है, मैं जल्दी से दाल चावल धोकर कुकर में खिचड़ी चढ़ा देती हूँ, जल्दी से बन भी जाएगी और सादी खिचड़ी नहीं बनानी है। तो मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी सब्जियां और मसाले डालकर मसाला खिचड़ी बना दूंगी। अब अगर दाल चावल सब्जी बनाऊंगी तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि दाल चावल सब्जी एक में ही मिलाकर मसाले मिलाकर मैं कुकर में चढ़ा दूं, हमें ज्यादा थकान भी नहीं होगी। इस बात पर सीमा कहने लगी, दीदी ये आप क्या बोल रही हैं? घर आए मेहमान को खिचड़ी कौन खिलाता है? मेरे पापा तो वैसे ही ज्यादा बाहर की चीजें नहीं खाते हैं, ज्यादा तला भुना भी उन्हें पसंद नहीं है। खाने पीने में वह बहुत परहेज रखते हैं क्योंकि वह अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। ऐसे में अगर कभी कभार वह कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तभी कुछ स्पेशल खाते हैं। अगर वह मेरे यहाँ आ रहे हैं तो मैं उन्हें सीधा सादा खाना कैसे खिला सकती हूँ? तभी आलोचना जी बोली, देखो छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी बोल रही है तो इतनी रात गए आने वाले मेहमानों के लिए खिचड़ी ही ठीक रहेगी। मगर आज जब उसके पिताजी आ रहे थे तो सास और जेठानी खिचड़ी बनाने के लिए कह रही थी। सीमा की आंखों में आंसू आने लगे। वह धीरे से बोली, लेकिन मम्मी जी वह तो मेहमान है, ऐसे खिचड़ी बनाना अच्छा नहीं लगता ना। तब आलोचना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बहू, अगर बड़ी बहू को मेहमानों की आवभगत खिचड़ी खिलाकर ही करनी है तो उसे करने दो ना। वैसे भी शायद तुम्हें नहीं पता है कि बहू का भाई भी राखी बंधवाने के लिए इस बार यहीं आने वाला है और वह भी थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला है। तो सभी मेहमानों के लिए आज खिचड़ी ही बनेगी क्योंकि हम तो मेहमानों में कोई भेदभाव नहीं करते। क्यों बड़ी बहू, अब अचानक से कोई इतनी रात को आ रहा है तो उसके लिए तो खिचड़ी ही बनाओगी ना तुम? अब तो रेखा हक्की बक्की सी रह गई थी। वह कहने लगी, माँ जी ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे तो पता ही नहीं था कि भैया आने वाले हैं। भैया आएंगे तो क्या मैं उन्हें खिचड़ी खिलाऊंगी? इस पर आलोचना जी बोली, तो फिर छोटी बहू के पापा आ रहे हैं तो उनके लिए केवल खिचड़ी क्यों बनाने के लिए बोल रही थी तुम? क्या वह इस घर के मेहमान नहीं है? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनकी आवभगत ठीक से नहीं होनी चाहिए? अब तो रेखा का सिर झुक गया था। वह धीरे से बोली, वो माँ जी मैं तो बस। आलोचना जी बोली, मैं आगे कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम भी इस घर की बहू हो। मैंने कभी तुम्हारे मेहमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया तो तुम छोटी बहू के मायके वालों के साथ भेदभाव करने वाली कौन होती हो? उसके मायके का आर्थिक स्तर क्या है क्या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे घर का आर्थिक स्तर और नियम तो मुझे पता है ना। हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है तो उसकी पूरी आवभगत की जाती है। हम मेहमान को मेहमान के रूप में देखते हैं, अमीर या गरीब के रूप में नहीं। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि तुम इतने बड़े परिवार की बेटी हो फिर भी तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। क्या तुम्हारे मायके में भी ऐसा ही किया जाता है कि किसी की आर्थिक स्थिति को देखकर ही उनके सामने चाय नाश्ता परोसते हो तुम लोग? अब तो रेखा लज्जित हो उठी थी। वह धीरे से बोली, सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी बढ़िया सा खाना तैयार करती हूँ,
अपनी जेठानी की बात सुनकर सीमा ने राहत की सांस ली और जल्दी से बोली, दीदी चलिए मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। फिर दोनों बहुओं ने मिलकर पूरी, सब्जी और खीर तैयार किया। थोड़ी देर में रेखा का भाई घर पहुंच चुका था। आधे घंटे के बाद सीमा के पिताजी भी घर आ गए थे। दोनों बहुएं बहुत प्यार से उन दोनों को खाना परोस रही थी और मनोहार करके खिला भी रही थी। यह दृश्य देखकर आलोचना जी ने राहत की सांस ली कि उन्होंने बड़ी बहू के मन से छोटी बहू के लिए कांटा निकाल दिया था और उन्हें उम्मीद थी कि आगे से बड़ी बहू कभी भी छोटी बहू को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।